Critical velocity. Next लिखना है critical velocity. Critical velocity. क्रिटिकल वेलोसिटी रेनॉल्ड्स नंबर हमने देखा था बात करें क्रिटिकल वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी क्या है इट्स अ बेंचमार्क कि भाई इसके नीचे अगर वेलोसिटी है तो स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा इसके ऊपर है तो टर्बुलेंट फ्लो होगा देखो इट इज द वेलोसिटी अप टू व्हिच it is the velocity up to which flow is laminar and beyond which flow is turbulent.
beyond which flow is turbulent. ठीक है, क्रिटिकल वेलोसिटी कैसे निकालोगे? Vc इक्वल टू रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला था, देखो, रो वीडी अपॉन ईटा। इसमें रेनॉल्ड्स नंबर को आप क्या रख दो? 2000। तो जो वेलोसिटी मिलेगी वो क्रिटिकल, ये एक्चुअल फ्लो वेलोसिटी नहीं, कौन सी वेलोसिटी है? 2000। वो ट्रांजिशन वाला पॉइंट है जिसके ऊपर गए तो टर्बुलेंट आ जाता है, तो इसलिए हमने क्या रख दिया? 2000। तो अगर वेलोसिटी ऑफ फ्लो जो है, तो एक तरीका था कि आप रेनॉल्ड्स नंबर से चेक कर सकते थे। मेरे को लगा तो मिल गया है, नहीं, बहुत दिन हो गए हैं, व्रत छूट चुका है, चल रहा है अभी भी क्या? ऐसी कौन सी आशिकी जो इतनी जल्दी चली जा रही है यार? क्या बोल रहा है मन में? वही मेरे को भी क्वेश्चन यही आता है, लेकिन अभी है तो भी क्या करूँ? उन्होंने बोल दिया, बेंच नाम दिया, अभी तो लिखा। इंजीनियरिंग के बुक्स में तो नहीं होता है, इंजीनियरिंग बुक्स में रेनॉल्ड्स नंबर से बता दिया तो फिर इसकी जरूरत क्या है? एक्चुअली में रेनॉल्ड्स नंबर से ही चेक किया जाता है। ये क्रिटिकल वेलोसिटी आपके इसमें दिया है, नाम आ जाए तो तुम कहीं, जैसे हमारे क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, वैसे ये क्रिटिकल वेलोसिटी भी रेनॉल्ड्स नंबर से हो जाता है काम, उसकी जरूरत नहीं। चलिए अभी लिखेंगे नेक्स्ट, आइडियल फ्लूइड। जल्दी तो थोड़ा सा है, दो लेक्चर अब आपसे आगे कैसे हो गया मेरे को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। आइडियल फ्लूइड के बारे में लिखेंगे, SIN। S मतलब आइडियल फ्लूइड किसको बोलेंगे? जिसमें स्टडी फ्लो हो, फिर रोटेशनल फ्लो हो, इनकम्प्रेसिबल लिक्विड हो। इनकम्प्रेसिबल समझ में आता है ना, जिसका डेंसिटी कांस्टेंट है, लिखा है ना हमने इनकम्प्रेसिबल का मतलब। और नॉन विस्कस हो, नॉन विस्कस मतलब क्या होता है? जिसकी लेयर्स के बीच में कोई रेजिस्टेंस ना हो, ऐसे फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं? आइडियल फ्लूइड। मेरे तो वो जो मेरी वजह से बैठा है, ये बोल रहा है कि आप आगे बैठो, कभी नहीं बोला आगे बैठ, पर से कुछ बोला नहीं। हाँ वही कुछ बोला कि आगे वालों का ऐसा है, निश्चित देखो भाई, देखो फालतू बदनाम कर रहे हैं, पहले बोले समझ में नहीं आया क्योंकि आप ऐसा गाते हुए पढ़ा रहे हो भाई, मेरे को बदनाम कर रहा है, गाते हुए देखो कोई और गाने याद आ रहा था पहले, और अभी तो मेरे को बदनाम कर रहा है। चलिए हो गया लिखिए, अभी अगला लिखेंगे कंटिन्यूटी इक्वेशन। कंटिन्यूटी इक्वेशन,
कंटिन्यूटी इक्वेशन। चलिए कंटिन्यूटी इक्वेशन, ठीक है। कंटिन्यूटी इक्वेशन का सिंपल मीनिंग क्या है कि जब भी किसी पाइप के अंदर लिक्विड एंटर करता है तो जितना लिक्विड एंटर करेगा उतना ही लिक्विड वहां से क्या करेगा, एग्जिट करना है। कंटिन्यूटी इक्वेशन बोल रही है जितना लिक्विड एंटर कर रहा है उतना ही लिक्विड क्या कर रहा है, एग्जिट कर रहा है। देखो इसके अंदर क्या चल रहा है, तो सर्किट कर इसमें लिखो कंटिन्यूटी इक्वेशन के अंदर बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मास, इसमें बेस्ड है ये कंजर्वेशन ऑफ मास, बेस्ड ऑन, पर अभी क्या करें उसमें ये तो है उसके उसमें कंटिन्यूटी इक्वेशन का मतलब हो गया है कंजर्वेशन ऑफ मास, यही है। तो क्या करें, हम सब लोगों ने जो है एक एक्सपेरिमेंट किया है कि पाइप से वाटर निकल रहा है, तब हम क्या करते हैं उसका क्रॉस सेक्शन एरिया धीरे धीरे कम करते हैं। जैसे हम के जो एरिया कम करते हैं तो वेलोसिटी क्या होती है बताओ, बढ़ जाती है। तो वो क्यों हो रही है, बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूटी इक्वेशन। जैसे मान लीजिए ये रहा है, इसको मैं अगर बोर्ड्स को ध्यान में ना रख के डेरिवेशन कराना है तो ये ड्राइंग आप बोलो नहीं आंसर बोर्ड्स में कराया ऐसे कराओ तो थोड़ा सा 5 मिनट लगेंगे। ये रहा हमारे पास, मान लीजिए इतना मास डीएम मास जो है हम एंटर कर रहे हैं इन डीटी टाइम, बरोबर। और एज पर कंटिन्यूटी जितना मास एंटर हो रहा है उतना ही मास क्या करना चाहिए, क्योंकि यहाँ एरिया ज्यादा था तो यहाँ लेंथ कम होगी। लेंथ कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक, x1, इसका क्रॉस सेक्शन ये 0.1 है, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होगा ये A1। तो यहाँ लिक्विड जो है ये पॉइंट लिया हमने 2, यहाँ से यहाँ से डिस्टेंस जो ट्रैवल किया है ये है x2, और ये क्या है हमारा, दैट इज dm mass exit in same time and also dt। क्लियर है, ये डिस्टेंस आ गया हमारे पास में x, और कितनी वेलोसिटी से जा रहा है ये यहाँ से b to c, इधर कितना वेलोसिटी है, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो एज पर कंटिन्यूटी जितना मास, और जब भी लिक्विड की बात करते हैं ना तो आप मास की बात नहीं करते हो, किसकी बात करते हो, रेट ऑफ मास। याद कर रहे हो, मैंने एनएलएम में भी ये लाइन हुई, तो इसीलिए मैंने क्या बोल दिया है, मास एंटर इन dt टाइम इक्वल टू मास एग्जिट इन dt टाइम। ये कंजर्वेशन ऑफ मास डिपेंड कर रहा है, जो मास एंटर कर रहा है स्मॉल मास जो dm दिख रहे हैं that is equal to dm2 इक्वल टू क्या होगा ये देखो, मास को लिखेंगे डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, अरे आया ना, स्मॉल वॉल्यूम हो गया ये, डेंसिटी इनटू, अगर हम रेट ऑफ मास के केस में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, dm by dt लिख दो सीधा में, रेट ऑफ मास एंट्री इक्वल टू रेट ऑफ मास एग्जिट। भाई dt टाइम में जो मास एंटर हो रहा है, जैसे 1 सेकंड में इतना मास एंटर हुआ तो उधर भी 1 सेकंड में उतना ही मास एग्जिट होगा। तो यहाँ हम लिख देते हैं इसको इस तरह से, रेट ऑफ मास एंट्री इक्वल टू रेट ऑफ मास एग्जिट, बराबर। मास क्या लिख सकते हैं बताओ अभी, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम,
ये 1 पॉइंट का डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, इधर आएगा डी बाय dt ऑफ डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम को क्या लिखा जा सकता है बताओ? एरिया इनटू लेंथ। लेंथ कितना था वो? x1। अब रो और रो डेंसिटी कांस्टेंट है, जो वो उस पॉइंट का डेंसिटी रो 1 है, उसका रो 2 है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी सेम है, तो हमने रो और ए को बाहर निकाल दिया, इसको डिफरेंशिएट किया हमने dx को, दैट इज इक्वल टू रो 2 इनटू a2 इनटू dx अपॉन dt। ये dx है, ये dx2 है, तो dx अपॉन dt क्या देगा बताओ? डिस्टेंस ट्रैवल इन dt टाइम, ये जो है f1 डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है dt टाइम में, तो इसको क्या बोलेंगे हम? v1। ये क्या आएगा बताओ? रो 1 a1 b1 इक्वल टू रो 2 a2 b। इसी को हम बोलते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको हम? कंटिन्यूटी इक्वेशन। रो चेंज भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर आइडियल फ्लूइड है, इनकम्प्रेसिबल है, तो चेंज नहीं होगा। तो चेंज नहीं होगा तो रो 1 इक्वल टू, तो कैंसिल आउट हुआ, तो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या है? a1 v1 इक्वल टू a2 b। ये नोट बना के लिखेंगे। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड में डेंसिटी क्या रहती है? सेम। डेंसिटी सेम रहती है तो रो 1 से रो 2 कैंसिल, a1 v1 इक्वल टू a2। ये स्मॉल v किसको दिखा रहा है? वेलोसिटी को। a1 किसको दिखाता है? कौन सा एरिया है ये? क्रॉस सेक्शन एरिया। इसीलिए हम एरिया को कम करते हैं तो वेलोसिटी बढ़ता है, क्योंकि एरिया इंटू वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो रहा है? कांस्टेंट। हर पॉइंट 1 पे जो एरिया इंटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट है, वही पॉइंट 2 पे रहने वाला है।
का नाम जो है उस दिन उन्होंने नहीं सबमिट किया था, वो सबमिट करवा देना, वो उधर हम रिसेप्शन में जाके बोलो ठीक है। तो जिस प्रॉपर सबका रिकॉर्ड है मेरे पास, ठीक है। तो यहाँ कोई जबरदस्ती डंडा मार के करवाने वाला काम नहीं है, आप अपने लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रॉपरली अच्छे से उनको याद कर करके जो है वो आंसर्स को लिखते रहे बिना फिर। तो फिर अभी नहीं तो हमारा दूसरा स्टेप हम लोगों ने जो डिस्कस किया है हमारी टीम मीटिंग, वो ये है कि जो नहीं कर रहा उनको फिर हम जब तक वो नहीं करेंगे कंप्लीट, जब तक फिजिक्स के लेक्चर में अलाउ नहीं करेंगे। तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि हम लोग ये जो है, इसलिए मैंने ग्रुप में नहीं डाला वो अभी तक मैसेज, तो मैं अभी आपको डायरेक्टली किया रहा हूँ। चलिए लिख दिया हम लोगों ने। तो उसके चक्कर में ऐसा है कि सीधे छाप के ला रहे हैं, मुंह खुला रखते ऐसा लिखते जा रहे हैं, कोई पता ही नहीं क्या चल रहा है, याद करके समझ के। और मैंने इसलिए मैंने थियरी नोट्स भेजा है, वो लास्ट ईयर के जो सीईटी बैच में जब मैंने पढ़ाया था, तो उस टाइम पे मैंने क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में ही नोट्स लिखवाए थे। तो वो उस टाइम का नोट्स है, तो उसमें बोर्ड्स की टेक्स्ट बुक के हिसाब से ही सब कुछ लिखा हुआ है। प्योर बोर्ड्स का नोट्स ही है, बोर्ड्स और सीईटी का नोट्स, बस प्योर वो वैसे ही नोट्स है। तो अगर मान लीजिए वो आप जो है वो नोट्स जो है वो डेरिवेशन या वो आंसर पूरे रोटेशनल डायग्राम्स उसमें इंक्लूडिंग सर्कुलर मोशन वाले डेरिवेशंस भी हो गए, तो सब कुछ वैसे ही लिखा है, तो आप उसको भी जो है रेफर कर सकते हैं। वैसे मैं आपको अगले चैप्टर में भेजूंगा, पर मैं मोस्टली जनरली 90% जो डेरिवेशन में लिखवाता हूँ, मैं टेक्स्ट बुक को ध्यान में रख के लिखवाता हूँ मेरे नोट्स। चलिए हो गया आप कुछ यहाँ पे लजीज नोट लिख लेते हैं हम। नोट नंबर वन जो है इसमें भी प्रॉब्लम होगी सर। नोट वन जो है वो क्या है, ये बोलेगा कि सर लजीज वर्ड यूज कर लेते हैं इसलिए मेरा खाने में मन लग जाता है, उस चक्कर में समझ में नहीं आ पा रहे हैं। मास फ्लक्स का मतलब क्या है, ये रेट ऑफ मास, जो रेट ऑफ मास हम लिख रहे हैं, रेट ऑफ मास ऑफ फ्लूइड फ्लो, जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसका जो मास है, मास अपॉन टाइम जो है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मास फ्लक्स। मतलब मास फ्लक्स इसके इक्वल होगा dm बाय dt के, अरे हाँ या ना। और dm dt को हम क्या लिख सकते हैं बताओ, रो ए भी लिख सकते हैं, डिफरेंशिएट करके क्या मिलता है, रो ए, रो मतलब डेंसिटी, ए मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। दूसरा एक और नाम है जिसको हम बोल सकते हैं वॉल्यूम फ्लक्स। बोल रहे हैं अंकल आंटी, वॉल्यूम फ्लक्स। ये उधर वाला रब कर दूं क्या? वॉल्यूम फ्लक्स का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, dV अपॉन dt, और जिसका दूसरा नाम क्या है, डिस्चार्ज। क्या है दूसरा नाम, इससे डिनोट करेंगे इसको Q से। यूनिट बोलूं तो क्या होगा बताओ इसका, क्यूब पर सेकेंड। तो दैट डिस्चार्ज इक्वल टू, कैपिटल V लिखो तो वॉल्यूम समझना है, स्मॉल v लिखो तो वेलोसिटी, इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा बताओ, वॉल्यूम पर रखते हो कितना
एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ x हो गया, एरिया बाहर आया dx by dt that is area into velocity। तो डिस्चार्ज का फॉर्मूला क्या है? एरिया इंटू वेलोसिटी, एरिया इंटू वेलोसिटी, ठीक है। नोट नंबर 3। अगर मैं कंटिन्यूटी इक्वेशन लिखना चाहूं, फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, कौन सा फ्लूइड नहीं, तो क्या लिखा था आपने बताओ? A1 V1 मतलब क्या हो गया? एरिया इंटू वेलोसिटी मतलब डिस्चार्ज, तो एंट्री डिस्चार्ज इक्वल टू एग्जिट डिस्चार्ज। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इस तरह से लिख देते हैं, एंट्री डिस्चार्ज इक्वल टू एग्जिट डिस्चार्ज, एंट्री डिस्चार्ज इक्वल टू एग्जिट डिस्चार्ज, एंट्री डिस्चार्ज इक्वल टू क्या हो गया? एग्जिट डिस्चार्ज। तो इन शॉर्ट यहाँ पे अगर हमारे पास में इस तरीके का कोई पाइप होगा, एग्जाम्पल 1, वहां पे हम क्या लिख सकते हैं? A1 V1 इक्वल टू A2 V2, 1.6 2.6। तो यहाँ पे हमारे को क्या दिख रहा है? A1 A2 से बड़ा है। अगर A1 A2 से बड़ा है तो इक्वेशन क्या देगा बताओ? Then V2 should be greater than V1। तो कंटिन्यूटी क्या बोलता है? एरिया बढ़ेगा तो वेलोसिटी कम होगा। क्या बोलता है कंटिन्यूटी? एरिया इंक्रीज होगा तो वेलोसिटी क्या होगा? डिक्रीज होगा। अरे आया ना? ये समझ में आ रहा है? जितना यहाँ से एंटर किया हमारा लिक्विड उतना ही, तो जितना डिस्चार्ज एंटर हुआ उतना डिस्चार्ज एग्जिट। डिस्चार्ज का फॉर्मूला एरिया इनटू वेलोसिटी। हो गया लिखिए। एग्जाम्पल नंबर 2। की स्टोरी यही है, पीआई में एंटर हुआ था किसके सिलेक्शन के लिए? तो मैं जेई में जाऊंगा, आईआईटी की कॉलेज में एंटर लूंगा, लेकिन इसने यहाँ से दो रास्ते पकड़े। एक रास्ता जा रहा है J3 बैच की तरफ, एक रास्ता जा रहा है J1 जो आईआईटी की तरफ हो जाएगा। तो ये जब भी आ रहा है तो दो रास्ते में जा रहा है, ये सुनो। तो यहाँ पर क्या होगा देखिए, ये 0.1 इक्वल टू 0.2 है, ये 0.3 है। तो इस केस में क्या होगा? जितना एंट्री हुआ है उतना ही एग्जिट होगा, यस और नो? क्यू एंट्री तो क्या होगा?
हाँ, A1 V1 इक्वल टू A2 V2 प्लस A3 V3, क्लियर है? तो अब यहाँ पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो भी एनर्जी थी वो दो पार्ट में स्प्लिट हो चुकी, तो भी आप देख लो भाई यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं वेलोसिटी एट 3 पॉइंट जो है वो थोड़ा कम हो जाएगी। अगर एक ही ब्रांच होता है यहाँ, जैसे ये, यहाँ वेलोसिटी हमारे बढ़ जाती है, वहाँ वेलोसिटी ब्रांच आउट होने से क्या होगी, कम होगी। क्लियर है? ये क्लियर हुआ है सबको? तो अभी आप चाहे तो एंट्री पॉइंट दो हो सकते हैं, एग्जिट पॉइंट एक हो सकता है, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, जेतरी के साथ हम एक बैच में भी घूम के आ रहे हो, ये मुझे हर पिक्चर में पहला आदमी जो कांस्टेंट है वही, रोज की एक काली फिक्स है, वो भी तेरा भाई है। वो पढ़ाने में लग गया था, टीचर बनना था, उसको याद आया कि अरे मैं स्टूडेंट हूँ। चलिए कोशिश तो कर रहे हैं, देख रहा हूँ। कोशिश कर रहे हैं। चलिए, नहीं तो ऐसा मुझे पता चल जाता है कौन सा बटन वो लिखी। तो दो एक दिया हुआ, एक दिया है, एक क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, एक क्वेश्चन में दिया हुआ है। जो क्वेश्चन आया है एक्चुअली ये क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन आया था तो दो वेलोसिटी तो तीन एरिया दिया हुआ है, एक ही वेरिएबल था तो मिल गया। चलिए नोट नंबर 4, बीच में यहाँ हीटर लगा दिया। क्या लग रहा है मेरे को? ये हीटर है, बीच में हीटर लगा दिया हमने, उससे होगा क्या बताओ? हीटर लगाने से डेंसिटी चेंज हो जाएगी भाई, अगर वो फेस चेंज करेगा तो ऑब्वियस बात है क्या चेंज हो जाएगी, डेंसिटी में चेंज हो जाएगी। तो यहाँ कंटिन्यूटी इक्वेशन में A1 V1 इक्वल टू A2 V2 नहीं लिखोगे, जो ओरिजिनल इक्वेशन है वो क्या है, ρ1 A1 B1 इक्वल टू ρ2 A2। इसकी वजह से हुआ क्या, ड्यू टू दिस डेंसिटी विल चेंज। तो जो ओरिजिनल एक्चुअली में कंटिन्यूटी कहाँ से डिराइव हुई है, मास फ्लक्स, रेट ऑफ मास दोनों साइड सेम होता है। वो तो हमारे इनकम्प्रेसिबल में डेंसिटी सेम थी, तो डेंसिटी से डेंसिटी कैंसिल आउट हो गया, तो हमने बोल दिया था A1 B1 इक्वल टू A2 B2। तो अगर डेंसिटी अलग अलग है दोनों पॉइंट का, तो आप ओरिजिनल इक्वेशन लिखो ρ1 A1 B1 इक्वल टू ρ2 A2 B2। बोल बोल ऋषि को कुछ पूछना है? चेंज होगा तो होने दे, मास चेंज नहीं होगा, मास सेम रहेगा, वॉल्यूम चेंज होगा, इसलिए तो हमने वॉल्यूम को इक्वल नहीं किया। मास मास इज व्हाट, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो अगर तुम्हारा डेंसिटी सेम रहेगा तो वॉल्यूम भी सेम रहेगा, जो इसमें हो रहा था। पर इसमें क्या हो रहा है कि डेंसिटी चेंज हो रही तो वॉल्यूम में भी चेंज हो सकता है, इसीलिए आप वॉल्यूम को इक्वल नहीं कर रहे हो, किसको इक्वल कर रहे हो, मासेस को इक्वल कर रहे हो। चलिए हो गया कंटिन्यूटी के बारे में एकदम बढ़िया से पढ़ के। अभी अगला मेजर हेडिंग डालेंगे, बर्नौलीज, मतलब बहुत मेन हेडिंग है, वो है बर्नौलीज थ्योरम। मैं बोल रहा था ऐसा,
conservation of energy पे based है। It's based on conservation of energy। चलो बर्नौली की स्पेलिंग देखो। क्या ये होता है ना, देख प्यार भी यही शक्ति है भाई। बर्नौली क्या चलिए जी, बर्नौली थ्योरम। बर्नौली थ्योरम क्या है इसको हम समझेंगे। देखो पहला तो इट बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये लिख दिया हम लोगों ने। और एक इसका स्टेटमेंट लिखवा रहा हूँ, फिर समझाऊंगा कि वो स्टेटमेंट कैसा है। स्टेटमेंट क्या है देखो, for ideal fluid work done due to surrounding fluid per unit volume is equal to change in kinetic energy per unit volume plus change in potential energy per unit volume। ये बर्नौली अंकल का स्टेटमेंट है। अब उन्होंने स्टेट टेक्स्ट बुक में कैसे लिखा है ध्यान से सुनिए। मैं ऑलरेडी आइडियल फ्लूइड को एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो उन्होंने स्टेट टेक्स्ट बुक में या उनके किसी भी रेफरेंस बुक में, तो उन्होंने एनसीईआरटी में स्टेटमेंट क्या लिखा है, फॉर स्टडी irrotational flow of incompressible and non-viscous fluid। क्या यही डेफिनेशन आइडियल फ्लूइड? आइडियल फ्लूइड क्या होता है? स्टेडी फ्लो होता है, irrotational होता है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होता है, नॉन विस्कस। तो उन्होंने आइडियल फ्लूइड को पहले एक लाइन में डिफाइन किया, फॉर स्टडी irrotational flow of incompressible and non-viscous fluid, work done due to surrounding fluid per unit volume is equal to summation of change in kinetic energy per unit volume and change in potential energy per unit volume। ये तो फर्स्ट स्टेटमेंट। अब आपके मन में आएगा सर पूरा वर्क पावर एनर्जी पढ़ा, पूरा वर्क पावर एनर्जी पढ़ा, उसमें ऐसा कई फॉर्मूला ने देखा जहां वर्क इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक प्लस चेंज इन पोटेंशियल। ये फॉर्मूला जरूर दिखा है, नेट वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी व्हिच इज नोन एज द वर्क एनर्जी। ये फॉर्मूला जरूर दिखा है, वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये दिखा है हम लोगों ने। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, जब लिक्विड फ्लो कर रहा है तो हम क्या करते हैं, उसमें एक छोटा एलिमेंट लेते हैं जिसके ऊपर हम स्टडी कर रहे हैं। तो जो भी हम एलिमेंट ले रहे हैं, जैसे लिक्विड फ्लो कर रहा है, यहाँ फ्लोइंग लिक्विड है, अब मैंने इतना सब कर लिया है, इसके ऊपर स्टडी कर रहा हूँ, ये मेरा सिस्टम हो गया। क्या हो गया ये मेरा? इसके अलावा जो भी है वो क्या हो गया, सराउंडिंग फ्लूइड हो गया। अब इसके ऊपर जब ये फ्लो कर रहा है तो इधर से भी प्रेशर लगा रहा होगा सराउंडिंग फ्लूइड, इधर से भी सराउंडिंग फ्लूइड, प्रेशर तो और डायरेक्शन में लगता है, इधर से भी प्रेशर लग रहा होगा। ये फ्लो ऐसे कर रहा है तो ये हाई होगा, ये लो होगा। तो एक तो यहाँ पर जो फोर्सेस लग रहे हैं वो कौन से लग रहे हैं, प्रेशर फोर्स, जो भी हमने एलिमेंट लिया। दूसरा उस एलिमेंट में क्या लग रहा होगा, वेट। दो फोर्स दिख रहे हैं फ्लोइंग लिक्विड में, एक तो वेट लग रहा होगा उसका,
और एक क्या लग रहा होगा, प्रेशर फोर्स। उसके अलावा और कोई फोर्स हमें दिखाई नहीं दे रहा है। क्लियर? अब यहाँ पे क्या आ सकता है, स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं हम लोग। अब बोलोगे सर डिस्कस फोर्स आएगा, लेकिन हमने पहले ही बोल दिया किसकी बात कर रहे हैं, आइडियल। यहाँ कोई रेजिस्टिव फोर्स आने वाले नहीं, ठीक है। तो दो ही प्रूव है। स्टेटमेंट को प्रूव किया, हमारे पास में आता है कि नेट वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये हम सबको पता है। नेट वर्क डन को हम लिख सकते हैं वर्क डन ड्यू टू प्रेशर फोर्स प्लस वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। प्रेशर में भी ये बोल सकते हैं कौन सा है, ये सराउंडिंग फ्लूइड का वर्क है। ये आएगा नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ऐसा लिख दूं मैं, इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसको इधर भेज दिया तो क्या आएगा, वर्क डन ड्यू टू सराउंडिंग फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल। और इसको वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया तो क्या आएगा, वर्क डन ड्यू टू सराउंडिंग फ्लूइड पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट। इस स्टेटमेंट का प्रूफ है दिया नहीं, लेकिन मैंने आपको वो भी दे दिया। अब रियल प्रूफ, रियल बर्नौलीज इक्वेशन का जो प्रूफ हमें करना है, एक स्टेटमेंट, एक फॉर्मूला हमें डिराइव करना है, वो भी हम देखते हैं। ठीक है, तो डेरिवेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम जो है वो लिखते हैं। स्टेटमेंट ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, स्टेटमेंट कैसे आया वो भी एक्सप्लेन हो चुका है। लिख दीजिए फटाफट इसको। चलिए अभी देखते हैं, यहाँ पे बर्नौली का डेरिवेशन करते हैं। अगर बोर्ड में 4 मार्क के अंदर आएगा तो 1 मार्क का जो क्या हो गया, ये स्टेटमेंट की डालना है, और बाकी 3 मार्क का जो है ये डेरिवेशन लिखना है। चलिए देखते हैं। तो इस तरह से हमने एक रैंडम जो है क्या ले लिया है,
शेप ले लिया है, कोई भी पाइप ले लिया, पाइप का हमने क्या लिया, एक छोटा सा एलिमेंट, एक पीस लिया जिसका हम स्टडी कर रहे हैं, इसके आगे भी कनेक्टेड होगा, इसके पीछे भी कनेक्टेड होगा, उससे कोई लेना। यहाँ से लिक्विड क्या कर रहा है, मान लो एंटर कर रहा है, और यहाँ से लिक्विड क्या कर रहा होगा, ये लिया हमने एक लिक्विड का एलिमेंट जिसको हम स्टडी करेंगे। ये रहा एलिमेंट, दैट इज ए बी सी डी, तीसरा है पी क्यू आर एस। ये हो जाए रेफरेंस लाइन, मेरा पॉइंट नंबर 1, ये H1 लिखा हमने, पॉइंट नंबर 2 H2, ठीक है। H1 और H2 क्या हो गया, रेफरेंस लाइन मतलब कोई भी एक हमने पॉइंट लिया है जहाँ से हम इन दोनों पॉइंट की क्या देख रहे हैं, हाइट देख रहे हैं, ठीक है। इसको रेफरेंस लाइन, डेटम लाइन कुछ भी बोल सकते हैं, वो कहीं पे भी ले सकते हो, आपकी इच्छा हो तो आप यहाँ ले लो, ठीक है। यहाँ पे अब देखो ये हमारा एलिमेंट है, दिस इज आवर फ्लूइड एलिमेंट जिसपे हम स्टडी कर रहे हैं। इसके बाहर एक बाहर ये वाला साइड हुआ, इसके बाहर ये साइड हुआ, अभी इधर लिक्विड हो आगे फ्लाई हो या ना हो उससे हमें कोई मतलब नहीं। इसके बाहर इधर से जो लिक्विड आ रहा होगा उसकी वजह से प्रेशर ये लग रहा होगा, दैट प्रेशर इज P1। इधर जो लिक्विड हो या सराउंडिंग हो जो भी हो उसकी वजह से इधर से प्रेशर लग रहा है, ये इस एलिमेंट में, दैट इज P2। इतना मास इतना वॉल्यूम एंटर किया और इतना वॉल्यूम, सेम वॉल्यूम, क्योंकि ये इनकम्प्रेसिबल है, आइडियल है, आइडियल, हाँ ये भी चीज लिख सकते हो, बर्नौली में हमने लिखा भी है फॉर आइडियल फ्लूइड, तो ऑब्वियसली इनकम्प्रेसिबल है, तो जितना वॉल्यूम टी टाइम में एंटर करेगा उतना ही वॉल्यूम टी टाइम में एग्जिट करेगा। यहाँ से यहाँ तक इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया x1 और इसने dt टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया x2। क्रॉस सेक्शन एरिया हम सब लोगों को क्लियर है, कितना होगा इसका, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्लियर है, कितना होगा बताओ, क्लियर है यहाँ तक। तो अगर मैं आपसे पूछूं ये H1 एंड H2 क्या है, तो आप बोलोगे हाइट ऑफ पॉइंट 1 and 2 फ्रॉम रेफरेंस लाइन, हाइट ऑफ पॉइंट 1 and 2 फ्रॉम रेफरेंस लाइन, रेफरेंस लाइन से पॉइंट 1 और 2 का हाइट है। अगर मैं आपसे पूछूं A1 एंड A2 क्या है, तो आप बोलोगे क्रॉस सेक्शन एरिया एट पॉइंट 1 एंड क्लियर। अगर आपसे पूछे V1 V2 क्या है, हम बोलेंगे वेलोसिटी एट जब आपसे पूछो P1 एंड P2 क्या है, तो आप बोलोगे प्रेशर ड्यू टू सराउंडिंग फ्लूइड, और उससे फोर्स निकालना है, F1 क्या हो जाएगा, देखो प्रेशर P1 इंटू एरिया A1, F2 क्या होगा, प्रेशर P2 इंटू एरिया A2, ये फोर्स। क्लियर है यहाँ तक, कोई कंफ्यूजन? अब अगर मैं आपसे बोलूं ये आप कर दो वाला था,
हमें एक तो चीज पता है कि जितना वॉल्यूम एंटर हुआ है टी टाइम में, एंटर इन टाइम dt इक्वल टू वॉल्यूम, सेम वॉल्यूम एग्जिट हुआ है इन टाइम dt, उसी टाइम। तो कितना वॉल्यूम एंटर हुआ, dv1 इक्वल टू dv2 इक्वल टू वेरी स्मॉल वॉल्यूम dv। वॉल्यूम का क्या हो जाएगा, एरिया इनटू डिस्टेंस विच इज x1, a2 इनटू x2 विच इज dv, बरोबर। अब आपको स्टेटमेंट पता है, उसका डेरिवेशन कुछ नहीं, वो जो स्टेटमेंट ने लिखा है, वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, वो तीनों चीजें निकालो और स्टेटमेंट में रखो। तो अभी आप क्या निकालोगे, वर्क डन, वन बाय वन एक एक चीजें भी निकालेंगे। वर्क डन ड्यू टू सराउंडिंग फ्लूइड पर यूनिट वॉल्यूम, वर्क डन ड्यू टू सराउंडिंग फ्लूइड पर यूनिट वॉल्यूम। इक्वल टू वर्क डन ड्यू टू सराउंडिंग इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F1 की वजह से आएगा, F1 की वजह से इधर लग रहा है F1, तो ये P1 की डायरेक्शन में लगेगा ना यार F1, तो F1 की वजह से डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ होगा x1, F1 इंटू x1। इधर P2 की डायरेक्शन में लग रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट फ्लूइड का तो अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, इधर जा रहा है ये x2 से आगे की तरफ, दैट इज नेगेटिव में आएगा या वर्क डन पॉजिटिव में आएगा, ये वाला नेगेटिव में आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन, तो नेगेटिव साइन लगा है। अब यहाँ F1 को लिखेंगे P1 इंटू A1 इंटू x1 माइनस P2 इंटू A2 इंटू x2, क्लियर है। अब यहाँ A1 x1 को क्या बोलेंगे, BV, A2 x2 क्या बोलेंगे, DV, दैट इज P1 माइनस P2 इंटू DV, ठीक है। आप दिमाग लगाइए, अब क्या करेंगे, DV को इधर डिवाइड में दीजिए, डिवाइड बाय DV इज इक्वल टू P1 माइनस, कोई कंफ्यूजन इसके अंदर। उसके बाद में भी आपको क्या निकालना है, अगला चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालिए पहले। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होगा, हाफ इनटू फाइनल पॉइंट जो है उस पे मास कितना हो गया, स्मॉल मास ले लिया dm, dm का मतलब क्या हो गया, यहाँ जैसे dv मतलब स्मॉल वॉल्यूम, तो वैसे अगर मैं यहाँ dm लिखूं, dm का मतलब स्मॉल मास एंटर और एग्जिट, ठीक है। तो dm इंटू वॉल्यूम कितना है, वेलोसिटी क्या आएगा, v2 स्क्वायर माइनस उतना ही एंटर तो उतना ही हो रहा है v1 का स्क्वायर, तो हाफ इंटू स्मॉल मास dm v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, और dm को हम क्या लिख सकते हैं, मास इक्वल टू होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम यहाँ पर क्या होगा, वही स्मॉल वॉल्यूम dv जो एंटर हो रहा है और एग्जिट हो रहा है, हाफ इंटू रो इंटू dv, और v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय dv। ये हमारी क्वेश्चन है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आ गया। ये क्या है हमारे पास, वर्क डन पर यूनिट
वॉल्यूम। ये क्या है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अब क्या निकालना पड़ेगा हमें? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं पहले। डेल्टा पीई इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? स्मॉल मास डीएम इंटू जी इंटू एच। तो फाइनल मतलब सेकंड पॉइंट माइनस, बरोबर। सेम यहाँ पर भी वही काम करेंगे। कौन बाहर आ गया है? डीएम इंटू जी एच टू माइनस एच वन। डीएम को लिख दिया रो इंटू डीवी जी एच टू माइनस एच वन। डीवी को डिवाइड में डाल दो। टू था, ये थ्री है और ये फोर है। अब क्या करेंगे? पुट टू थ्री एंड फोर। इसमें पुट करना है ये जो हमारा स्टेटमेंट है। वास्ट एग्जिस्टेंस लिख दो पहले बता दिया तक। ये हमारा 4 मार्क का डेरिवेशन आता है। कि
चलिए हो गया लिख के? क्या किया एडवांस चलिए हो गया लिख के? हो गया हमारे पास में 2, 3 और 4 को हमें एक स्टेटमेंट में रखना है। स्टेटमेंट क्या था? स्टेटमेंट था हमारा due to surrounding per unit volume equal to change in kinetic energy per unit volume plus change in potential energy per unit volume। Work done due to surrounding per unit volume क्या होगा? देखो P1 minus P2 ये क्या था? हाफ रो into V2 square minus V1 square that is रो G H2 minus H2। ठीक है, अब 1 को एक तरफ 2 को एक तरफ यहाँ से क्या समझ में आया बताओ? पॉइंट 1 पे प्रेशर प्लस हाफ रोगी स्क्वायर प्लस रोजी एच का जो समीशन है वही पॉइंट 2 पे भी रहेगा। जितना इन तीनों का जो समीशन है वही हमारे पॉइंट 2 पे भी रहने वाला है। तो इसका मतलब
T प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो GH, तीनों टर्म का समेशन हर पॉइंट पे क्या रहने वाला है, कांस्टेंट, और इसी को हम बोलते हैं बर्नौली। नोट में कुछ बातें लिखते हैं, गहरी बातें। नोट नंबर 1, ये जो हमने इक्वेशन अभी लिखी है, ये बर्नौली की इक्वेशन जो है, ये किस टर्म में है बताओ? दैट इज इन टर्म्स ऑफ एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की टर्म। किस टर्म में है ये? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये इक्वेशन किस टर्म में है? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की टर्म में। ये जो इक्वेशन थी हमारे वो किस टर्म में है? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर? आप कैसे समझ में आया? तो सोचिए, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? mgh डिवाइड बाय वॉल्यूम करो, क्या है हमारे पास में? पर आपने देखा सब लिखा हुआ है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, वर्क अपॉन वॉल्यूम। वर्क जो है ये कौन सा एनर्जी आ रहा था? ये P into V जो आया था, वर्क जो आया था उसको हम प्रेशर एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? लिक्विड के अंदर उसको क्या बोला जाता है? प्रेशर एनर्जी। तो वर्क डन हुआ वो किस वजह से हुआ? बिकॉज ऑफ द प्रेशर डिफरेंस। जो लिक्विड फ्लो किया किस वजह से किया? बिकॉज ऑफ द प्रेशर डिफरेंस। ये जो वर्क डन था उसको हम क्या बोल सकते हैं? प्रेशर एनर्जी। तो इन शॉर्ट ये सब के सब जो है वर्क अपॉन एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी अपॉन एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी अपॉन एनर्जी, ये दिख रहा है हम लोगों को? ये था ना काइनेटिक एनर्जी। हाँ, तो पर यूनिट वॉल्यूम, सॉरी, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम ही दिख रहा है ये हमें। तो अब इस केस में ये जो हमने लिखा है P प्लस हाफ रो P1 प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो GH1, P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH, और ये हमारे न्यूमेरिकल में भी यही प्रेफर करेंगे, है ना? यूज दिस इन न्यूमेरिकल। अभी मैं अलग अलग फॉर्म में भी लिखूंगा। ये P को लिख सकते हैं प्रेशर
एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इसको लिख सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इसको लिख सकता हूँ प्रेशर एनर्जी। वर्ड कभी सॉलिड में मत बोलना भूल के भी, लोग पीटेंगे, है ना। प्रेशर एनर्जी वर्ड हम सिर्फ और सिर्फ कहाँ यूज कर सकते हैं, लिक्विड फ्लो करता है बिकॉज ऑफ द प्रेशर। अगर मुझे यही इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि अभी पहला स्टेटमेंट लिखा था बर्नौली इक्वेशन जो है वो किस टर्म में देंगे हम लोग, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी लिखना चाहते हैं। किस टर्म में लिखना चाहते हैं हम, एनर्जी। तो एनर्जी के टर्म में अगर हम लिखना चाहते हैं तो उस केस में क्या होगा, एनर्जी के टर्म में लिखेंगे तो ये सब क्या था, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इनको किससे डिवाइड कर दूं अगर मैं, वॉल्यूम्स की, क्या बन जाएगा इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। तो हाँ, मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम कर देंगे तो इन टर्म्स ऑफ एनर्जी आएगा, ये प्रेशर इनटू वॉल्यूम प्लस हाफ mv स्क्वायर प्लस mgh इक्वल टू क्या आ गया तुम्हारा, ये पीवी कौन सी एनर्जी हुई तुम्हारे, प्रेशर एनर्जी। इसीलिए हमने बोला था कि बर्नौली थ्योरम किसके बेस पे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। उस पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे तीनों एनर्जी का सम जो है वो हमेशा क्या रहने वाला है, कांस्टेंट। एक एनर्जी दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है, लेकिन तीनों एनर्जी का सम हर पॉइंट पे क्या रहेगा, कांस्टेंट। अगर मैं यही इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ वेट लिखना चाहता, एनर्जी पर यूनिट वेट लिखना चाहता, एनर्जी को अगर वेट से डिवाइड कर रहे हो तो किसमें आएगा बताओ, एनर्जी डिवाइड बाय वेट। एनर्जी होता है जूल में, वेट होता है न्यूटन में। जूल मतलब न्यूटन मीटर अपॉन न्यूटन मतलब मीटर। तो इसको हम बोलते हैं एनर्जी हेड। क्या बोलते हैं इसको हम, एनर्जी इन टर्म्स ऑफ हाइट लिखा गया है। एनर्जी को हाइट की टर्म में लिखा जा रहा है, किसके टर्म में लिखा जा रहा है, एनर्जी को हाइट की टर्म। तो हमारे जो इक्वेशन थी वो क्या थी, एनर्जी की टर्म में pv प्लस हाफ mv स्क्वायर प्लस mgh इक्वल टू कांस्टेंट डिवाइड बाय mg डिवाइड बाय mg डिवाइड बाय mg। क्या आएगा बताओ इक्वेशन, P प्लस मास अपॉन वॉल्यूम को लिखा डेंसिटी, V स्क्वायर बाय 2g प्लस h इक्वल टू कांस्टेंट। इसमें जोरदार बात, ये P बाय रो जी को हम लिखते हैं प्रेशर हेड। क्या लिखते हैं इसको हम, P बाय रो जी को क्या लिखा जाता है, प्रेशर हेड। ये हुआ तुम्हारा V स्क्वायर बाय 2g को क्या लिखा जाता है, काइनेटिक हेड। कौन सा हेड, अब h को क्या लिखा जाता है, पोटेंशियल हेड। ये सब के सब एनर्जी इन टर्म्स ऑफ हाइट है, मतलब यहाँ मीटर में लिखी।
हो गया लिख के? चलिए इस पे क्वेश्चन करेंगे। ना मॉड्यूल निकालो। 353 क्वेश्चन नंबर 4 मॉड्यूल 353 क्वेश्चन नंबर 4 नहीं लाए होंगे आप लोग। फोटो भेजो भाई ग्रुप में। बड़े लोग यार कहाँ लाएंगे छोटा मोटा सीरियल लाए होंगे। लूडो लाए होंगे सॉरी। बात फाइनल है। देखो आप रैंक की फाइट करते हुए जाओगे बताना बात मिला क्वेश्चन। और ये ऐसा वाला क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 4 बराबर बोल रहा हूँ। भेज दो। रेलवे के लिए लाया क्या बात है। और बारीक अच्छा हो गया। बात में तो एक दो दोनों बहुत अपना थॉट प्रोसेस बिल्ड कर तो मजा आता है। जिस लेवल की प्रॉब्लम से उसको बहुत बढ़िया है।
क्या आंसर आ रहा है भाई? को ध्यान से समझेंगे। डायग्राम में आपको देख के ऐसा लग रहा होगा कि शायद ये पाइप जो है ऐसे रखा हुआ है, ये हुआ 1 पॉइंट, ये हुआ 2 पॉइंट, ये हुई हाइट h1, ये हुई हाइट h2। लेकिन आप ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन की पहली लाइन, इट प्लेस्ड ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस। कौन सा सरफेस रखा है? हाँ, तो ये ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, ये इस तरह से रखा हुआ है। जबकि अगर इस तरह से रखा हुआ है, इसका मतलब 1 पॉइंट और 2 पॉइंट जो है, इसकी हाइट जो है वो क्या रहेगी? सेम रहने वाली है। तो h1 इक्वल टू h2, तो h1 इक्वल टू क्या आ गया है? h2 आ गया है। h1 इक्वल टू h2 रहेगा तो क्या हम इक्वेशन लिख सकते हैं? दैट इज E1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल टू, ये रो जी h1 से रो जी h2 कैंसिल हो जाएगा। अरे एक नोट और लिख लेता है, एक नोट और लिख लेंगे, ठीक है, इसके बाद में V2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी h2, क्योंकि h1 और h2 दोनों की वैल्यू ग्राउंड से, क्योंकि ऐसे रखा हुआ है तो रेफरेंस से हाइट क्या होगी हमारे? सेम। तो रो जी h1 से रो जी h2 कैंसिल आउट। अब तुम्हारे पास में क्या क्या दिया हुआ है? P1 दिया हुआ है, 1 पॉइंट का दिया हुआ है क्या? यहाँ पे कितना दिया हुआ है वो? 2.8 into 10 to the power 5 प्लस हाफ इंटू क्या वेलोसिटी एट 1 पॉइंट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है वो, और डेंसिटी भी दिया हुआ है, स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर जो था 0.9 इंटू 1000, कितना हो गया? 900। अरे हाँ या ना? तो 900 इंटू 4 का स्क्वायर इक्वल टू P2 हमें निकालना है, प्लस हाफ इंटू रो का वैल्यू, अभी V2 हमारे पास नहीं, V2 कैसे निकालूंगा मैं? A1 V1 इक्वल टू A2 V2, तो V2 क्या होगा बताओ? A1 V1 अपॉन A2। यहाँ से कितना आ रहा है? ये 16 आ रहा है, 16 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हमें किसका वैल्यू मिलेगा? P2 का, ठीक है, ऑप्शन। हाँ ठीक, क्लियर है यहाँ तक? कोई कंफ्यूजन इसके अंदर? चलो